किसान साथियों, बीटी कॉटन की बुआई जो है वो लगभग हो चुकी है और पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो अब की बार बीटी कॉटन की जो बुआई है वो ज़्यादा एरिया के अंदर हुई है। जिन किसान साथियों ने बीटी कॉटन की सोइंग कर ली है और हाल फिलहाल अगर उनकी बीटी कॉटन की जो फसल है उसकी कंडीशन अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसान साथियों, ख़राब मौसम के चलते और पानी की समस्या को देखते हुए अभी भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कॉटन की बिजाई नहीं की है। और अभी का जो समय है, आप ये मान के चलिए कि 20 मई तक का जो समय है वो कॉटन की बिजाई करने के लिए बिल्कुल सही समय है। इससे ज़्यादा फसल जो है वो पछेत नहीं होती है। इसके बाद अगर आप कॉटन की बिजाई करते हैं तो आगे जो फसल आप जैसे कि सरसों या गेहूं की बिजाई करते हैं तो उस फसल की बुआई के अंदर समस्या आती है, क्योंकि अगर आप लेट कॉटन की बुआई करेंगे तो फिर समय पर जो कॉटन है वो तैयार नहीं हो पाएगा और अगली फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी। आज की वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि जो किसान साथी अभी कॉटन की सोइंग करने वाले हैं वो कौन सा खाद खुराक और कितनी मात्रा के अंदर दें, क्योंकि बीज का चुनाव तो अक्सर किसान साथी अपनी मिट्टी के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का करता है और बीज का चुनाव करने के बाद में खाद खुराक ही वो लास्ट चांस रहता है, जो अगर किसान साथी सही तरीके से मैनेज कर लेता है तो जो कॉटन की फसल है या फिर चाहे जो भी फसल हो बहुत ही शानदार और जानदार रहती है। किसान साथियों, अब बात आती है कि अच्छी वैरायटी का बीज तो आपने ले लिया है, लेकिन सिर्फ एक वैरायटी का बीज सिलेक्ट करना ही अच्छे उत्पादन के लिए काफ़ी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपने कॉटन की फसल जब बिजाई कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खाद खुराक देनी है। इसके लिए आप कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करें या फिर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। तो किसान साथियों देखिए, फसल के उत्पादन के लिए कार्बनिक खाद भी ज़रूरी है और आज के समय के अंदर बिना रासायनिक उर्वरक के उत्पादन ले पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले किसान साथियों, जब आप भूमि तैयार करें उस समय 1 से 1.5 ट्रॉली जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर जरूर डालें। खाद को खेत में छिड़कने के बाद आप अच्छे से जुताई करें और पलेवा करें। पलेवा करते समय ध्यान रखें किसान साथियों कि कॉटन की बिजाई के लिए आपको गहरा पलेवा करना है, क्योंकि एक बार बिजाई करने के बाद में कॉटन में जब पहली सिंचाई की जाती है तो वो बहुत लेट की जाती है और अगर आपकी मिट्टी के अंदर नमी पर्याप्त रहेगी तो आपकी जो कपास की फसल है वो लंबे समय तक पानी की कमी नहीं दिखाएगी। इसके बाद बात करते हैं बेसल डोज में रासायनिक उर्वरकों की। तो अक्सर किसान साथी जो सबसे ज़्यादा उर्वरक काम में लेते हैं उसमें या तो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किसान साथी अक्सर करते हैं। तो वहीं कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो डीएपी को पहले पानी पर या फिर पहला पानी लगाने के बाद में पोर से खड़ी फसल के अंदर बिजाई करते हैं, जबकि ऐसा करने से डीएपी के अंदर जो फॉस्फोरस है वो पौधों को पूरा नहीं मिल पाता है और जिस समय पौधे को फॉस्फोरस चाहिए उस समय तक अगर अपने फसल को नहीं देंगे तो बाद में उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए किसान साथियों, आप कोशिश यही करें कि डीएपी जो उर्वरक है उसको आप बेसल डोज के अंदर ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं उर्वरक और उसकी सही मात्रा की। तो किसान साथियों, अगर आप बेसल डोज के अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और इसके साथ 30 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ ध्यान रखें कि पोटास की मात्रा जरूर कम में लें। पोटास आप म्यूरेट ऑफ पोटास जो मार्केट के अंदर मिलता है इसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप डीएपी उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको डीएपी के साथ में यूरिया उर्वरक इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीएपी के अंदर फॉस्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन भी उपलब्ध रहती है। इसकी मात्रा की बात करें तो आप 1 बैग डीएपी का प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और इसके साथ भी आप 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करें। तीसरा जो कॉम्बिनेशन आता है किसान साथियों वो ये आता है कि अगर आपके पास एनपीके के ग्रेड अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर डीएपी जो उर्वरक है वो उपलब्ध बहुत कम हो पाता है, जिस कारण से अक्सर किसान साथी एनपीके लेके आते हैं। एनपीके के मार्केट में बहुत से ग्रेड मिलते हैं, जैसे कि एनपीके 12-32-16 और एनपीके ग्रेड 16-16-16। इसके साथ ही एनपीके के और भी बहुत से ग्रेड मार्केट में मिलते हैं। अगर आप एनपीके का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर बेसल डोज के रूप में कर रहे हैं तो फिर आप इसके साथ में
किसी भी प्रकार के यूरिया या फिर पोटास को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ आप जो बेंटोनाइट सल्फर आता है, इसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों ही कॉम्बिनेशन के साथ साथ किसान साथियों, सीवीड जो मार्केट के अंदर आपको आसानी से मिल जाता है, इसकी अगर आप 2 से 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल के अंदर फ़ायदा होने वाला है। अब लास्ट में बात आती है किसान साथियों की इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो साथियों, जो भी कॉम्बिनेशन हमने आपको बताए हैं, इनको आप पलेवा करने के बाद में या तो छिड़कवा विधि से खेत के अंदर छिड़क दें या फिर इसकी बुआई कर दें। यहाँ पर ध्यान इस बात का रखें कि इन उर्वरकों को आपने बीज के साथ में बुआई के काम में नहीं लेना है। इसके बाद आप इनको खेत के अंदर छिड़क के भूमि को तैयार करके और बीटी कॉटन की बुआई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर इस खाद खुराक का इस्तेमाल बीटी कॉटन की बुआई करने से पहले करते हैं तो आपकी जो बीटी कॉटन की फसल है वो निश्चित रूप से अच्छी बढ़वार करेगी और लंबे समय तक हरी भरी खड़ी रहेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा। साथियों, आज की वीडियो में हमने बात की बीटी कॉटन की बुआई करते समय बेसल डोज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।